हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद फ्रेंड्स। लास्ट क्लास में हमारा भारत का जो नामकरण वाला टॉपिक था या जो सामान्य परिचय था वो कंप्लीट हो चुका था। आज स्टार्ट करने वाले हैं हम भारत का प्राकृतिक विभाजन। भारत के भूगोल के अंतर्गत हम स्टार्ट करने वाले हैं इसका प्राकृतिक विभाजन। प्राकृतिक विभाजन, ठीक। देखिए, अगर भौगोलिक दृष्टि से देखा जाएगा तो भारत को 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला जो भाग है इसको बोला जाता है दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। यहाँ पे जो एरिया है इसको बोला जाएगा दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार बोला जाता है, ठीक है। दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। ये जो ऊपर वाला जो भाग है इसको बोला जाता है हिमालय का उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। हिमालय का उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। इसके बाद का जो नीचे वाला भाग है इसको बोला जाता है, ये यहां से जाएगा यहां तक, गंगा सतलज ब्रह्मपुत्र का मैदान। गंगा सतलज ब्रह्मपुत्र का मैदान, ठीक है। इसके बाद लास्ट जो बच गया इसे बोला जाता है तटीय मैदान। ये वाला जो भाग है इसे बोला जाता है तटीय मैदान। तो तटीय मैदान जो है इसमें 2 प्रकार का तट मिलेगा। एक रहेगा पूर्वी तट, तटीय मैदान कौन सा रहेगा, इसका पूर्वी वाला भाग रहेगा, और एक रहेगा पश्चिमी, इसको बोला जाता है पश्चिमी तट, ठीक। तो कितने भागों में बांटा गया, अगर देखा जाएगा भारत को भौगोलिक दृष्टि से 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, इसके बाद दूसरा है हिमालय का उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, फिर तीसरा है गंगा सतलज ब्रह्मपुत्र का मैदान, और चौथा है तटीय मैदान। ये 4 भाग हो गए, ठीक। इसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। ये जो दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार है, देखिए दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार को अगर पढ़ना होगा तो इसको 2 भाग में बांट करके पढ़ना है। एक तो इसके पठार के बारे में पढ़ना है और एक इसमें उसकी पर्वत व चोटियों के बारे में पढ़ना है, ठीक है। पठार में ज्यादा कुछ नहीं है, छोटा सा है, ये अभी बता देती हूँ मैं। पर्वत थोड़ा सा लंबा है, पर्वत है, उसकी ऊंची चोटियां हैं, श्रृंखलाएं, उसमें श्रेणियां हैं, ठीक है। तो देखिए पठार में अगर देखा जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है ना, इसमें क्वेश्चन इससे बनता है। दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार का आपको क्रम पूछेगा। किस प्रकार से क्रम पूछता है, या तो पश्चिम से पूर्व की ओर पूछता है या तो पूर्व से पश्चिम की ओर पूछता है, ठीक है। जितना बता रही उतना ही करना है, इससे एक्स्ट्रा नहीं करना है, इतना सफिशिएंट है। तो देखिए ये जो पठार है इसमें आपको सबसे पहले मिलेगा मालवा का पठार, मालवा का पठार। इसके बाद आगे जाएंगे तो नेक्स्ट मिलेगा मध्य भारत का पठार, मालवा का पठार। इसके बाद मिलेगा मध्य भारत का पठार। मध्य भारत के पठार के बाद नेक्स्ट मिलेगा आपको बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार। 3 पठार याद हुए, मालवा का पठार, मालवा के पठार के बाद मध्य भारत का पठार, मध्य भारत के पठार के बाद देखा जाएगा तो बुंदेलखंड का पठार। इसके बाद आगे मिलेगा आपको बघेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार। उसके बाद लास्ट में मिलेगा छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार, ठीक। तो देखिए ये जो है मालवा का पठार, मध्य भारत का पठार और
बुंदेलखंड का पठार। यहाँ तक का अगर पठार को देखा जाएगा तो ये जो प्लेस है ये आपका मध्य प्रदेश वाला एरिया हो गया। ठीक, इसके बाद जो बघेलखंड का पठार है ये छत्तीसगढ़ के पठार का भाग है, और जो छोटा नागपुर का पठार है ये आपका झारखंड के पठार है। क्लियर है? तो इसमें क्रम देखो, अभी जो हम लोगों ने सीक्वेंस लिखा है या सीक्वेंस जो हम पढ़ रहे हैं ये कौन सा वाला सीक्वेंस है? इस साइड का अगर देखा जाएगा ये वाला भाग क्या कहलाता है? पश्चिम कहलाता है, ये वाला पूर्व भाग कहलाता है। तो हम जो सीक्वेंस पढ़ रहे हैं पश्चिम से पूर्व की ओर सीक्वेंस पढ़ रहे हैं। आपको कोई सा एक सीक्वेंस याद रखना है, चाहो आप पूर्व से पश्चिम की ओर याद रखिए, चाहे आप पश्चिम से पूर्व की ओर याद रखिए, कोई सा भी एक सीक्वेंस याद रखिए। एग्जाम में उससे अपोजिट पूछेगा तो आप उसको पीछे से लेकर के ला सकते हैं। जैसे हम लोग इसमें क्या पढ़ रहे हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर पढ़ रहे हैं, मालवा का पठार, मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, इसके बाद बघेलखंड और छोटा नागपुर का। अगर इसी क्वेश्चन को पूर्व से पश्चिम की ओर पूछेगा तब कैसे लिखोगे? क्वेश्चन यही पूछता है कि जो दक्षिण का भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है ये अगर वो भी नहीं देगा तो ये देगा कि ये जो पठार है इसका सही क्रम बताइए, पश्चिम से पूर्व की ओर या पूर्व से पश्चिम की ओर। ठीक है, तो जैसे अगर पूर्व से पश्चिम की ओर पूछेगा तो सबसे पहले आपको क्या लेना पड़ेगा सीक्वेंस में? सबसे पहले छोटा नागपुर का पठार, उसके बाद जो रहेगा बघेलखंड का पठार, इसके बाद बुंदेलखंड का पठार, फिर मध्य भारत का पठार और फिर लास्ट में मालवा का पठार। ये पूर्व से पश्चिम की ओर का क्रम हो जाएगा। और अगर पश्चिम से पूर्व की ओर का क्रम पूछेगा तो ये मैं आपको ऑलरेडी बताई हुई हूँ। क्लियर है? पहला हम लोग पढ़ रहे हैं, देखो भारत का जो भूगोल है इसके अंतर्गत प्राकृतिक विभाजन वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं। प्राकृतिक विभाजन में अगर देखा जाएगा तो भौगोलिक दृष्टि से भारत को 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, दूसरा हिमालय का उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, तीसरा गंगा सतलज ब्रह्मपुत्र का मैदान और लास्ट है तटीय मैदान। ठीक है, जिसमें पहला पॉइंट हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। अब इसको भी 2 भाग में बांट करके पढ़ रहे हैं, एक तो पठार और एक उसका पर्वत है ना। तो पर्वत अभी हम स्टार्ट नहीं किए, हम जो स्टार्ट किए हैं पठार स्टार्ट किए हैं। इसको लिखिएगा, इसी सीक्वेंस में लिखिएगा और वहाँ पे लिख लेना कि ये जो सीक्वेंस है ये पश्चिम से पूर्व की ओर का है। क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत उसकी जो पर्वत है, पर्वत श्रृंखलाएं हैं, पर्वत चोटियां हैं, ऊंची चोटी कौन सी है, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत जो पर्वत है और उसकी ऊंची चोटियां कौन कौन सी हैं। ठीक, देखिए ये वाला जो प्लेस है ये प्लेस है आपका गुजरात, है ना। ये जो गुजरात है यहाँ पे एक प्लेस मिलेगा राजपीपला। राजपीपला गुजरात के पास, गुजरात में जो प्लेस है इस प्लेस का नाम है राजपीपला। ये जो राजपीपला है इसको याद रखिएगा क्योंकि 3 जो पर्वत हैं, एक अरावली पर्वत, एक विंध्याचल पर्वत और एक सतपुड़ा पर्वत, ये गुजरात में इनका अगर जॉइंट कहाँ पे है पूछा जाएगा तो ये राजपीपला नामक स्थान पर है। मतलब तीनों जो है राजपीपला नामक स्थान पर ही एक साथ आकर के वहां पे जुड़ी हुई है। ठीक है, तो देखिए ये जो राजपीपला गुजरात में है, यहाँ से ऊपर की ओर एक पहाड़ी जो है या एक पर्वत जो है ये फैला हुआ है, इस पर्वत का नाम है अरावली पर्वत। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो पर्वत मिलेगा आपको ये है विंध्याचल पर्वत, और तीसरा जो पर्वत है इसका विस्तार यहाँ तक है, इसको बोला जाएगा सतपुड़ा। क्लियर है? ये सबसे पहले वाली जो ये पर्वत है इसको बोला जाता है अरावली। अरावली के बाद सेकंड नंबर की है, इसको बोला जाता है विंध्याचल, और नेक्स्ट है सतपुड़ा। अरावली अगर पर्वत का विस्तार देखा जाएगा तो ये स्टार्ट कहाँ से हो रही है? गुजरात से निकल रही है। गुजरात से कहाँ तक का इसका विस्तार है? ये है दिल्ली तक। दिल्ली में जो रायसेना हिल है यहाँ तक इसका विस्तार है। अरावली पर्वत का जो विस्तार है ये कहाँ से कहाँ तक है? गुजरात से लेकर के दिल्ली के रायसेना हिल तक जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है विंध्याचल पर्वत, गुजरात से स्टार्ट हो रहा है और इसका जो विस्तार है ये रहेगा विंध्याचल का आपका बिहार तक। ठीक है, गुजरात से लेकर के बिहार तक। इसके बाद नेक्स्ट है सतपुड़ा, गुजरात से लेकर के इसका जो विस्तार रहेगा ये रहेगा छत्तीसगढ़ तक। 3 पर्वत समझ में आया, तीनों इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला अरावली पर्वत, अरावली के बाद विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल के बाद सतपुड़ा पर्वत। अरावली पर्वत का जो विस्तार है ये कहाँ से है? गुजरात से लेकर के दिल्ली के रायसेना हिल तक है।
इसके बाद जो विंध्याचल पर्वत है इसका विस्तार ये जो है गुजरात से लेकर के कहाँ तक जाएगा, बिहार तक जाएगा। और जो सतपुड़ा पर्वत है गुजरात से लेकर के छत्तीसगढ़ तक इसका विस्तार है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट एक पर्वत है यहाँ पे, इसका नाम है सह्याद्री पर्वत। ये जो पर्वत है इसका नाम है सह्याद्री पर्वत, सह्याद्री पर्वत। ठीक, 4 पर्वत हो गए, एक अरावली पर्वत, एक विंध्याचल पर्वत, एक सतपुड़ा पर्वत और एक सह्याद्री पर्वत। ये जो सह्याद्री पर्वत है इसको 2 भागों में बांटा गया है। एक देखो इधर का एरिया जो है कौन कौन सा रहेगा, गुजरात से नीचे महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से नीचे गोवा, गोवा से नीचे कर्नाटक और उससे नीचे केरल। ये सारे प्लेस सिर्फ उन्हीं बच्चों को ट्रेस हो रहे होंगे जिन्होंने फर्स्ट क्लास अटेंड किया है ज्योग्राफी का। जिन्होंने फर्स्ट टाइम ये क्लास आज देख रहे हैं जो, वो एक बार जा करके ज्योग्राफी का फर्स्ट डे का जो क्लास है उसको आप लोगों को एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि जब तक वो नहीं देखोगे मैप क्लियर नहीं हो सकता। तो जो सह्याद्री है इसको 2 भागों में बांटा गया है। एक ऊपर वाला जो है, चलो यहाँ से 2 भाग बना देते हैं। ऊपर वाला जो एरिया है इसको उत्तर सह्याद्री कहा जाता है और नीचे वाला जो एरिया है इसको दक्षिण सह्याद्री कहा जाता है। उत्तर सह्याद्री का अगर देखा जाएगा विस्तार तो कहाँ से कहाँ तक है, महाराष्ट्र से गोवा तक रहेगा और दक्षिण सह्याद्री का विस्तार कर्नाटक से लेकर के केरल तक रहेगा। क्लियर है ये। इसके बाद नेक्स्ट अगर देखा जाएगा इसमें यहीं पास केरल में ही, क्योंकि ये वाला जो एरिया है ये आपका केरल वाला एरिया हो गया। केरल के पास एक पर्वत है जिसको बोला जाता है अन्नामलाई पर्वत, अन्नामलाई पर्वत। ठीक, इसके बाद जब आगे जाएंगे यहाँ पे ये मिलेगा आपको, इधर पे तमिलनाडु के पास जो पर्वत है इसको बोला जाता है नीलगिरी पर्वत, नीलगिरी पर्वत। क्लियर है, ये आपके इंपॉर्टेंट पर्वत हैं। सबसे पहले अरावली पर्वत, इसके बाद विंध्याचल, विंध्याचल के बाद सतपुड़ा, सतपुड़ा के बाद सह्याद्री पर्वत, सह्याद्री पर्वत के बाद अन्नामलाई पर्वत, अन्नामलाई पर्वत के बाद नीलगिरी पर्वत। इतने पर्वत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इसी से आते हैं। ठीक है, तो हम एक एक करके सबका डील देखते जाते हैं। बहुत ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ आपको उसकी ऊंची चोटी याद रखनी है और कुछ कुछ जो विशेषता है वो याद रखना है आपको। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अरावली पर्वत से। देखिए पहला जो है ये है अरावली पर्वत, अरावली पर्वत। अरावली पर्वत में पहला पॉइंट देखते हैं कि इसका विस्तार कहां से कहां तक है। तो इसका विस्तार है गुजरात से लेकर के कहां तक जाएगा, ये दिल्ली, और दिल्ली में भी कहां, रायसेना हिल तक, रायसेना हिल तक। ठीक, ये हो गया इसका विस्तार। इसके बाद नेक्स्ट इसमें देखना है इसकी ऊंची चोटी। जो अरावली पर्वत है इसकी ऊंची चोटी का नाम है गुरु शिखर, गुरु शिखर, ये इसकी ऊंची चोटी है। क्लियर है। इसमें एक पर्यटन स्थल स्थित है, इस पर्यटन स्थल का नाम है, देखो पर्यटन स्थल एक बार दिखाती हूँ मैं आपको मैप में। देखिए गुजरात से जब ऊपर जाएंगे तो ये क्या रहेगा, राजस्थान रहेगा। तो राजस्थान में एक प्लेस है माउंट आबू जो कि बहुत फेमस है जैन मंदिर के लिए, वहां पे दिलवाड़ा जैन मंदिर स्थित है। ठीक, तो पर्यटन स्थल जो है माउंट आबू ये कहाँ है, अरावली पर्वत में स्थित है। पर्यटन स्थल यहाँ पे लिख लीजिएगा माउंट आबू, माउंट आबू, ये इसमें पर्यटन स्थल स्थित है। क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट इसमें विशेषता, अगर इसमें विशेषता देखा जाएगा तो जो अरावली पर्वत है ये भारत का सबसे प्राचीन पर्वत है, सर्वाधिक प्राचीन पर्वत, सर्वाधिक प्राचीन पर्वत है। ठीक है, और दूसरा इसमें एक याद रखिएगा अवशिष्ट पर्वत है ये, अवशिष्ट पर्वत। अवशिष्ट पर्वत कैसे, जिसमें बहुत ज्यादा अपर्दन होता है, जैसे आपका जो टूटना फूटना जो होता है ना, टूटना फूटना वाली जो चीजें होती है, बहुत ज्यादा हवा आता है या आपका बारिश जो होती है उसमें से जो मिट्टियां हैं वो इधर उधर हो जाती है, इसी को बोला जाता है अवशिष्ट। तो अरावली पर्वत में आपको क्या याद रखना है, सिर्फ 4 पॉइंट याद रखना है। सबसे पहले तो इसका विस्तार देखा जाएगा तो
गुजरात से लेकर के दिल्ली तक है, दिल्ली में भी रायसेना हिल तक जाएगा। इसकी ऊंची चोटी है गुरु शिखर। इसमें पर्यटन स्थल है माउंट आबू जो कि राजस्थान में है, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लीजिएगा। और ये फेमस किस चीज के लिए? दिलवाड़ा जैन मंदिर के लिए फेमस है ये। इसके बाद इसमें विशेषता ये है कि भारत का सर्वाधिक प्राचीन पर्वत है। हिमालय को कोई लगा करके नहीं आना, क्योंकि हमारे दिमाग में हिमालय ही रहता है। भारत का सबसे प्राचीन पर्वत अरावली पर्वत और दूसरा अवशिष्ट पर्वत है ये। क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम अरावली के बाद विंध्याचल पर्वत। ये सबका हो गया है, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। साथ में नोट करते हुए नोट्स बनाते हुए चलिए। अरावली के बाद नेक्स्ट है विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल पर्वत, इसका विस्तार है गुजरात से लेकर के बिहार तक। ठीक है, इसकी जो ऊंची चोटी है विंध्याचल पर्वत की, इसकी ऊंची चोटी का नाम है अमरकंटक। इसकी ऊंची चोटी है अमरकंटक। ठीक, इसमें कोई पर्यटन स्थल नहीं है। विंध्याचल पर्वत में एक विशेषता है, इस विशेषता का नाम ये है कि जो विंध्याचल पर्वत है ये सबसे बड़ा जल विभाजक पर्वत है। सबसे बड़ा जल विभाजक पर्वत, जल विभाजक पर्वत। ठीक, देखिए विंध्याचल पर्वत में क्या है, इसका विस्तार गुजरात से बिहार तक है। इसकी ऊंची चोटी है अमरकंटक और इसमें विशेषता यह है कि भारत का सबसे बड़ा ये जल विभाजक पर्वत है। मतलब ये है कि इसका जो हाइट है वो इतना ज्यादा है कि उसकी वजह से जो भारत की जो नदियां होती है, बहुत सारी जगह पे बहती नदियां, आगे नदी वाला पार्ट पढ़ाऊंगी मैं आप लोगों को, तो उत्तर से भी नदी जाती बहती है, दक्षिण से भी बहती हुई जाती है, पूर्व से पश्चिम से, मेनली पश्चिम वाला पढ़ेंगे। ठीक, तो इसमें क्या रहेगा कि इस पर्वत की वजह से ये जो पर्वत रहेगा बीच में मीडिएटर बोल सकते हैं इसको, या फिर ऐसा डिवाइडर बोल सकते हैं इसको। ठीक है, मीडिएटर नहीं होगा, डिवाइडर। क्योंकि देखो अगर यहाँ पे ये सेंटर में है, ये देखिए सबको दिख रहा है ये मार्कर, अब यहाँ पे आने वाला ये तो रास्ता ब्रेक हो गया ना, तो ये वाला जो पर्सन है ये इससे आगे नहीं जा सकता। सेम थिंग इधर वाले को अगर क्रॉस करना होगा तो ये ऐसे क्रॉस करेगा, इससे तो क्रॉस नहीं हो सकता। तो यही है, ये जो विंध्याचल पर्वत है ये सबसे बड़ा जल विभाजक पर्वत है। इसी पर्वत की वजह से उत्तर भारत की जो नदियां हैं वो उत्तर की ओर बहती हैं और दक्षिण भारत की जो नदियां हैं वो दक्षिण की ओर बहती है। क्लियर है ये? इसके बाद नेक्स्ट है सतपुड़ा पर्वत। अरावली पर्वत कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट विंध्याचल पर्वत हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं सतपुड़ा पर्वत। देखिए सतपुड़ा पर्वत जो है, अगर इसका विस्तार देखा जाएगा, सतपुड़ा पर्वत, इसका विस्तार कहां से कहां तक है? गुजरात से लेकर के कहां तक गया है? छत्तीसगढ़ तक गया हुआ है ये। गुजरात से लेकर के छत्तीसगढ़ तक। ठीक है, इसकी ऊंची चोटी का नाम है धूपगढ़। इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखिएगा, इसकी ऊंची चोटी का नाम है धूपगढ़। ठीक है, इसके बाद इसमें विशेषता ये रहेगा, सतपुड़ा को बोला जाता है जंगलों की रानी। सतपुड़ा पर्वत को बोला जाता है जंगलों की रानी, क्योंकि इसमें सर्वाधिक जंगल पाए जाते हैं। जंगलों की रानी। क्लियर है ये? सतपुड़ा पर्वत, इसका विस्तार गुजरात से छत्तीसगढ़ तक का है। इसकी ऊंची चोटी का नाम है धूपगढ़। इसमें विशेषता ये है कि सतपुड़ा पर्वत को जंगलों की रानी कहा जाता है। क्लियर है? इसके बाद सह्याद्री पर्वत है। सह्याद्री में आप इसको, इसका जो प्लेस है, चलो मैं ही लिखती हूँ। नेक्स्ट है सह्याद्री पर्वत। सह्याद्री पर्वत, इसका जो विस्तार देखा जाएगा, इसको दो भागों में, एक तो उत्तर सह्याद्री बोलेंगे
और एक को बोला जाएगा दक्षिण। जो उत्तर की सह्याद्री का विस्तार अगर देखा जाएगा ये रहेगा महाराष्ट्र से गोवा तक। महाराष्ट्र से गोवा तक का जो एरिया है इसको उत्तर सह्याद्री बोला जाएगा। और दक्षिण में कहां तक रहेगा? कर्नाटक से लेकर के केरल तक। कर्नाटक से केरल तक। क्लियर है ये? ठीक। इसकी ऊंची चोटी भी उसी प्रकार से दो रहेंगी, क्योंकि अगर उत्तर सह्याद्री और दक्षिण सह्याद्री है मतलब ऊंची चोटी भी दो रहेगी इसमें। पर एक जो रहेगा पूरे सह्याद्री पर्वत की, अगर ऊंची चोटी के बारे में बात किया जाएगा तो पूरे सह्याद्री पर्वत की जो ऊंची चोटी होती है ये है कालसुबई। और सिर्फ दक्षिण सह्याद्री की अगर ऊंची चोटी पूछा जाएगा तो उसका नाम है कुद्रेमुख। ठीक है, मैं लिख देती हूँ। देखिए, सह्याद्री पर्वत का विस्तार हो गया। विस्तार के बाद नेक्स्ट है ऊंची चोटी। ऊंची चोटी, इसमें दो टाइप का ऊंची चोटी है। एक रहेगा कालसुबई और एक रहेगा कुद्रेमुख, जो कि कर्नाटक में स्थित है। कुद्रेमुख कर्नाटक। ठीक, तो देखिए यहाँ पे जो इसकी ऊंची चोटी इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि सह्याद्री पर्वत की ऊंची चोटी क्या है तो आप चुपचाप से इसका आंसर कालसुबई ले लीजिएगा। या संपूर्ण सह्याद्री पर्वत की ऊंची चोटी क्या है तो इसका कालसुबई ही आएगा। लेकिन अगर क्लासिफाई करके पूछ रहा है क्वेश्चन में कि दक्षिण सह्याद्री की ऊंची चोटी क्या है, तब आपको आंसर लेना है उसमें कुद्रेमुख। क्लियर है ये? दक्षिण सह्याद्री की ऊंची चोटी है कुद्रेमुख। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसके बाद ये जो सह्याद्री है इसमें एक पर्यटन स्थल स्थित है, क्योंकि सह्याद्री पर्वत का विस्तार महाराष्ट्र से होकर के जाता है। तो इसमें जो पर्यटन स्थल है, तीन प्रकार के पर्यटन स्थल तीन मिलेंगे। एक तो मिलेगा महाबलेश्वर, जो कि महाराष्ट्र में ही स्थित है। दूसरा मिलेगा खंडाला और तीसरा मिलेगा लोनावला। लोनावला। क्लियर है ये? इसमें सह्याद्री पर्वत में ऐसी और कोई इसमें विशेषता नहीं है, बस इसमें विस्तार हो गया इसकी ऊंची चोटी और इसमें पर्यटन स्थल, तीन पर्यटन स्थल है। एक महाबलेश्वर स्थित है, एक खंडाला स्थित है और एक लोनावला। विशेषता अगर देखा जाएगा तो इसमें एक है बोला जाएगा तो देखिए इसमें दर्रा स्थित है, इसको विशेष करके लिख लेना। दर्रा, महाराष्ट्र का थालघाट दर्रा और भोरघाट दर्रा। दर्रा का मतलब क्या होता है? एक रास्ता ही होता है जो चट्टानों या पहाड़ों में आने जाने के लिए जो रास्ता बना रहता है। जैसे आप अगर बाइक से या साइकिल या जिस भी चीज से आते जाते हैं उसके लिए सड़क बनी हुई है। उस जो सड़क है ये नॉर्मल समतल भूमि पे, लेकिन जो पहाड़ वाला जो एरिया होता है या चट्टानों को जो काट करके बनाया जाता है, मांझी द माउंटेन में देखे ना सब, उसमें चट्टानों को काट करके जो रास्ता बनाया गया वो एक प्रकार का दर्रा कह सकते हैं। तो ये जो रहेगा ये पहाड़ों में आने जाने के लिए जो रास्ता रहता है इसको दर्रा बोला जाता है। तो महाराष्ट्र में स्थित है ये थालघाट दर्रा और भोरघाट, महाराष्ट्र के में है। और अगर पर्वत पूछा जाएगा तो सह्याद्री पर्वत में स्थित है ये। क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अन्नामलाई पर्वत। मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्वत है अन्नामलाई और नीलगिरी। यहाँ तक की चीजें आप साथ में नोट करते हुए चलिए और साथ में याद करते हुए चलिए। ये रफ कर रही हूं ना मैं, आप लोग नोट कर लिए होंगे। देखिए इसके बाद है अन्नामलाई पर्वत। अन्नामलाई पर्वत। अन्नामलाई पर्वत जो है इसका प्लेस देखा जाएगा तो ये केरल में स्थित है। ठीक, इसकी ऊंची चोटी, इसका नाम है अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी, ये जो ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है, अगर इसका हाइट देखा जाएगा तो ये है 2695 मीटर। ठीक है, इस हाइट के साथ 2695 मीटर यह है इसका हाइट है, इसकी ऊंचाई जो है। इस ऊंचाई के साथ ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। क्लियर है? ये जो अन्नामलाई पर्वत है इसमें जो ऊंची चोटी स्थित है
अनाईमुड़ी, इसका अगर हाइट देखा जाएगा या जो ऊंचाई है ये देखा जाएगा तो 2695 मीटर है। और इस ऊंचाई के साथ यह दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है ये। क्लियर है। इसके बाद इसमें नेक्स्ट रहेगा ये जो अन्नामलाई पर्वत है, इसमें एक वन स्थित है, इस वन का नाम है सोला वन। सोला वन स्थित है इसमें, और इसमें एक घाटी स्थित है, इस घाटी को बोला जाता है शांत घाटी, शांत घाटी, या इसी को बोला जाता है साइलेंट वैली, साइलेंट वैली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, साइलेंट वैली मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये जो अन्नामलाई पर्वत की जो ऊंची चोटी है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि दक्षिण भारत की ये सबसे ऊंची चोटी है। क्लियर है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या है जाएगा? अनाईमुड़ी। इसका अगर हाइट देखा जाएगा तो 2695 मीटर है। और ये जो अन्नामलाई पर्वत है इसमें जो वन पाए जाते हैं इसका नाम है सोला वन। इसमें एक घाटी स्थित है जिसको शांत घाटी है, इसी को साइलेंट वैली बोला जाता है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। इसमें एक चीज और याद रखना, इसमें एक पहाड़ स्थित है जिसको बोला जाता है इलायची की पहाड़ी, इलायची की पहाड़ी। ठीक है। ये जो इलायची की पहाड़ी है इसकी विशेषता ये है कि ये भारत के सबसे दक्षिण में स्थित है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, अन्नामलाई पर्वत को इग्नोर मत करिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्वत है। इससे क्वेश्चन आता ही है कि जो अन्नामलाई पर्वत है इसकी ऊंची चोटी से क्वेश्चन बनता है, इसके अलावा इसकी बाकी चीजें से भी, कि साइलेंट वैली किसमें स्थित है या शांत घाटी किसमें स्थित है, या शांत घाटी किस प्लेस में है, तो शांत घाटी केरल में है, और ये जो है अन्नामलाई पर्वत में स्थित है। यह इसमें एक पहाड़ी है, इस पहाड़ी को बोला जाता है इलायची की पहाड़ी, जो कि सबसे साउथ या सबसे दक्षिण में स्थित है। क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं नीलगिरी पर्वत। जितना इंपॉर्टेंट है उतना मैं आपको बता दे रही हूँ, आप इसको नोट करते हुए चलिए साथ में। लास्ट आपका बच गया नीलगिरी पर्वत। नीलगिरी पर्वत का अगर देखा जाएगा तो ये कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। लेकिन ये तमिलनाडु के साथ साथ कर्नाटक में भी थोड़ा सा टच करता है, कर्नाटक में भी जाता है। देखो ये नीलगिरी पर्वत है, ये वाला आपका केरल हो गया, ये वाला कर्नाटक हो गया। तो जो नीलगिरी पर्वत है ये इसका विस्तार तमिलनाडु में भी है और हल्का सा कर्नाटक में भी जाता है। ये इसको याद रखना है, हल्का सा भी जाता है लेकिन इसको याद रखना है क्योंकि इसी से एक विशेषता बनेगी। नीलगिरी पर्वत में इसकी अगर ऊंची चोटी देखा जाए, इसकी ऊंची चोटी का नाम है दोदा बेटा, या इसी को बोला जाता है डोडा बेटा, डोडा बेटा। ठीक। उसका कितना था? नीलगिरी जो अन्नामलाई पर्वत है उसका अनाईमुड़ी उसकी ऊंची चोटी थी 2695 मीटर उसका हाइट था। यहाँ पे इसका जो हाइट है ये रहेगा 2637 मीटर। ठीक है, 2637 मीटर। और इस हाइट के साथ ये दक्षिण भारत की सेकंड सबसे ऊंची चोटी है, क्योंकि सबसे ऊंची चोटी तो अनाईमुड़ी हो जाएगी, तो सेकंड सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा, जिसका अगर ऊंचाई देखा जाएगा 2637 मीटर है। क्लियर है। इसके बाद इसमें रहेगा जो नीलगिरी पर्वत है एक विशेषता है। अच्छा, इसमें पर्यटन स्थल स्थित है, पर्यटन स्थल ऊटी। ये जो ऊटी है इसका प्राचीन नाम ऊटकमन, इसको नोट कर लीजिएगा, प्राचीन नाम ऊटकमन है। और ऊटी को साउथ का बॉलीवुड कहा जाता है। ऊटी जो है ये आपका तमिलनाडु में स्थित है और इसे क्या कहा जाता है? साउथ का बॉलीवुड कहा जाता है। क्लियर है। और इसमें एक विशेषता है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को जोड़ती है। जो नीलगिरी पर्वत है ये पूर्वी घाट व पश्चिमी घाट को जोड़ती है, पश्चिमी घाट को जोड़ती है।
देखिए कैसे जोड़ती है। ये वाला एरिया तमिलनाडु कहाँ पे है, पूर्व साइड में है, कर्नाटक कहाँ है, पश्चिम में है। तो दोनों को उसका अगर विस्तार देखा जाएगा नीलगिरी का, तो तमिलनाडु में है, हल्का सा वो कर्नाटक में भी जाती है। तो ये जो है पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को जोड़ती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, इसका बता रही हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे आपका दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार कंप्लीट होता है। हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, प्राकृतिक विभाजन पढ़ रहे हैं। प्राकृतिक विभाजन में क्या बताया आप लोगों को मैं, कि भौगोलिक दृष्टि से भारत को 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहले है दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। फिर ऊपर की ओर जाएंगे तो गंगा सतलज ब्रह्मपुत्र, उससे पहले हिमालय का उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, फिर उसके नीचे गंगा सतलज ब्रह्मपुत्र का मैदान, और नीचे में रहेगा तटीय मैदान, है ना। जिसमें पहला पॉइंट था दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, जिसके अंतर्गत उसको 2 भागों में बांट के पढ़े हैं हम। सबसे पहले उसका पठार पढ़े हैं। पठार में क्या क्या था, मालवा का पठार, मध्य भारत, उसके बाद आपका बुंदेलखंड, फिर बघेलखंड, फिर छोटा नागपुर का पठार। फिर इसके बाद इसका पहाड़ जो पर्वत है ये पढ़े हैं। पर्वत में अरावली पर्वत, विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, सह्याद्री पर्वत, अन्नामलाई और नीलगिरी, ये इतने इसमें विशेष रूप से जो पर्वत पाए जाते हैं ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। मतलब दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट कल की क्लास में हम पढ़ेंगे हिमालय का जो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश है इसके बारे में। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, इसको अच्छे से करते हुए चलिएगा, ठीक है। और आपको बता दूं, अगर आप क्लास अटेंड कर रहे हैं तो साथ में नोट्स बनाते हुए चलिए, क्योंकि विदाउट नोट्स आपका ये पढ़ना कोई काम का नहीं है, ठीक है। जितने भी अभी एग्जाम होने वाले हैं, चाहे पीएससी के हो, चाहे व्यापम के हो, चाहे टीचर भर्ती का ही क्यों ना हो, हर एक एग्जाम में ज्योग्राफी से क्वेश्चन आएगा ही। इसको आप हल्के में मत लीजिएगा। ये छोटा सिलेबस है और बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, और इससे क्वेश्चन आता ही है, ठीक है। आपको अगर क्लासेस अच्छी लग रही है, आपको वीडियो पसंद आ रहा है, तो वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, अपने सारे फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।